आज हम ज्ञात करेंगे लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। और वो लंबा सीधा धारावाही चालक है, उसकी पहली स्थिति है परिमित लंबाई का। परिमित माने उसकी लंबाई सीमित है। सीमित लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार है। हमने यहाँ ये माना है कि हमारे पास x से लेके y ये जो है उस चालक तार का एक हिस्सा है, और ये हमारे पास एक चालक तार है सीधा, जिसमें I एम्पियर की धारा इस चालक तार में प्रवाहित हो रही है। हम चाहते हैं इसके कारण कोई बिंदु P है जो इस तार से स्मॉल d की दूरी पर है। इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने का तरीका, हम इस चालक तार को छोटे छोटे अल्प अंशों में हम विभाजित कर देते हैं। जैसे कि ये चालक तार है, इसका एक अल्पांश ये हो गया। इस अल्पांश की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बहुत कम है, इसलिए इसको dl लिखते हैं। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी क्या होगी, dl 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 dl, सभी dl। किसी एक dl के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल लें और सभी dlओं को हम जोड़ दें तो हमें इस बिंदु पर निकल जाएगा। या क्या करें, एक के कारण निकालें, फिर हम θ1 से θ2 तक इससे समाकलन कर दें तो भी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रयोग को, इस सूत्र की स्थापना करने के लिए हम क्या करते हैं, ये XY तार, इस तार का ये मध्य बिंदु O', इसके मध्य बिंदु से स्मॉल d दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, वायो सावर्ट का नियम लगाएंगे। अल्पांश dl के कारण, अब अल्पांश dl देखो कहाँ लिया, इस मध्य बिंदु से स्मॉल l दूरी पर एक अल्पांश जिसकी लंबाई dl है वो हमने ले लिया है। इस अल्पांश dl का मध्य बिंदु वो है। जब हम वायो सावर्ट का नियम लगाते हैं उसमें एक कोण थीटा आता है, तो अल्पांश के मध्य बिंदु से जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उसको मिलाने वाली ये रेखा, इस अल्पांश से जो कोण बनाती है वो कोण होता है थीटा। समझ में बात, ये अल्पांश का मध्य बिंदु से उस बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा, ठीक है। और ये रेखा अल्पांश से, अल्पांश का आधा हिस्सा इधर है, तो इसके साथ ये जो कोण बनाती है वो कोण थीटा होता है, जो वायो सावर्ट के नियम में लिया जाता है। तो वायो सावर्ट के नियम से dl अल्पांश के कारण बिंदु पर तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv बराबर, dl के कारण dv आता है, l के कारण b आएगा। तो dv बराबर 10 की पावर -7 या μ0.45 की जगह I dl साइन थीटा अपॉन r², ये वायो सावर्ट के नियम से सूत्र आया है। और r कैप सदिश रूप में लिखेंगे तो हम तीर का निशान उस पर लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे इकाई सदिश पर और यहाँ लगाएंगे। अगर हम सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं तो हम ये तीर के निशान नहीं लेंगे और इकाई सदिश भी नहीं लेंगे। तो हमने परिमाण निकाला, dv बराबर 10 की पावर -7 आए, dl की जगह dl साइन थीटा की जगह थीटा अपॉन r²। इसे कहा हमने एक समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं, ये जो चालक तार है उसका एक सिरा x है, एक सिरा y है। y के थोड़े आगे एक अल्पांश ले लिया, उससे ये मध्य बिंदु, इससे मिलाने वाली ये रेखा, इस कोण को कहा हमने θ2, यानी इस y के उधर एक अल्पांश है और x के इधर एक अल्पांश का छोटा सा हिस्सा है, या पीछे मान लो आप, तो अल्पांश का हिस्सा ही आगे आधा इधर आ गया, आधा इधर, जैसा यहाँ था। तो इसके मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा और इसके ये कोण θ2, तो हम क्या करेंगे, θ2 से लेके और यहाँ θ1 तक इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हम पूरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये बिंदु है y, ये बिंदु है x, तो y o और p, y o p, ये वाला कोण कितना है, थीटा है, तो कोण y o p बराबर थीटा। OP बराबर कितना है, O से लेके P तक के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज की, बस इसी त्रिभुज का खेल है पूरा। इस त्रिभुज में अगर ये वाला कोण थीटा है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा लें, देखो हम यहाँ से ये मार्कर घुमा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 और यहाँ से यहाँ तक
थीटा है तो बाकी बचा हुआ बचेगा 180 माइनस थीटा। तो हमारी समझ में आ गया होगा कि ये वाला कोण थीटा है, तो ये बाकी कितना बचा है 180 माइनस थीटा। हम क्या देखते हैं त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में हम इसको ऐसा त्रिभुज बनाते हैं, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, फिर ये आधार, फिर ये कर्ण। तो ये देखो कोण और ये 90 डिग्री का समकोण बनना है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये तो कहलाएगी लंब, ये कहलाएगी आधार और ये कहलाएगी कर्ण। तो कोण कितना है यहाँ, थीटा नहीं है, ये कोण कितना है 180 माइनस थीटा। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कौन सा, ओ डैश, ओ और पी में क्या देखा है, कॉट 180 माइनस थीटा, यानी कॉट थीटा निकाला है। हम जानते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो कॉट थीटा बराबर उल्टा आएगा ना, आधार बटे लंब के। तो देखो कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है 180 माइनस थीटा, ये वाला कोण कॉट का बराबर कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब के। तो देखो आधार क्या था इसमें, ये रहा आधार और ये लंब, तो आधार बटे लंब, आधार कितना है एल, लंब कितना है डी, तो यह आ जाएगा एल अपॉन डी। कॉट 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा के और ये बराबर है एल अपॉन डी के। इसका हमने तिरछे में गुणा कर दिया अपॉन 1 करके, तो एल का गुणा 1 में हुआ तो एल आया, डी का गुणा इसमें हुआ तो आया माइनस डी कॉट थीटा। इसी लिखा हमने समीकरण नंबर 2। तो L बराबर माइनस डी कॉट थीटा, यह आया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 2 के मान जो है L बराबर है माइनस डी कॉट थीटा। हम क्या करें, इस समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम x के सापेक्ष करते थे ऐसा थीटा के सापेक्ष। तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में हमें अवकलन करना, तो यहाँ लिखेंगे हम डी अपॉन डी थीटा, यहाँ पे भी लिखेंगे हम डी अपॉन डी थीटा। देखो ये आ गया डी अपॉन डी थीटा और एल की जगह एल, डी अपॉन डी थीटा और इस माइनस डी कॉट थीटा। जैसे बराबर के दोनों पक्षों में हम किसी संख्या का गुणा करते हैं, आप ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि इस डी अपॉन डी थीटा का हमने दोनों तरफ गुणा कर दिया। वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो वो लिखने का ये तरीका है। तो डी अपॉन डी थीटा, तो डी एल अपॉन डी थीटा को हमने ऐसा ही लिखा, डी अपॉन डी थीटा। ये अचर है और ये चर है। पहचानने का तरीका, जिसके सापेक्ष करते हैं वो तो चर होता है, बाकी सब अचर होते हैं। अचर संख्या अवकलन के बाहर आ जाती है, तो ये माइनस डी अवकलन के बाहर आया। यहाँ क्या बचा, डी अपॉन डी थीटा और कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का जो अवकलन है, कॉट एक्स का अवकलन तो है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, तो थीटा के सापेक्ष है, तो कॉट थीटा का क्या होगा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा। माइनस डी की जगह माइनस डी आ गया और इसकी जगह जो मान आ गया वो आ गया माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिला, डी एल अपॉन डी थीटा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई है, गुणा है तो प्लस हो जाएगा, डी कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब ये मिलेगा हमें क्या मिला, ये डी एल अपॉन डी थीटा बराबर डी कॉसिक स्क्वायर थीटा। इसे हम अपॉन 1 कर दें तो डी एल का गुणा 1 में हो गया और डी थीटा का इसमें हो गया, तो डी एल का 1 में हो गया तो क्या आ गया डी एल, तो ये डी एल आ गया, उसकी जगह डी थीटा का यहाँ गुणा हो गया तो क्या हो गया डी कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसे लिखा हमने समीकरण नंबर 3, ठीक है। देखो ये जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ था, ये वाला सूत्र, इसमें हमें 2 चीज़ों के लिए हम इतनी सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक तो हम डीएल का मान निकालेंगे और एक हम आर का मान निकालेंगे और ये मान रख देंगे इसी समीकरण नंबर 1 में। तो अभी हमने एक मान निकाल लिया और वो मान कौन सा निकाल दिया, डीएल का, यह है समीकरण नंबर 3। हम वापस उसी त्रिभुज की बात करेंगे, ओ डैश ओ और अभी हमने कॉट थीटा निकाला था, अब हम कॉसिक थीटा निकालेंगे। कॉसिक थीटा, थीटा को हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ थीटा का मान थीटा नहीं है, यहाँ कोण कितना है 180 माइनस थीटा, तो हम थीटा की जगह क्या ले रहे हैं, इस कोण को ले रहे हैं। क्यों, इस त्रिभुज में ये वाला कोण, इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब, ये आधा और ये कम। तो अब हम ले रहे हैं कॉसिक थीटा, यानी कॉसिक ये आ गया, कॉसिक का कोण आ गया ये, ठीक है। तो अब कॉसिक थीटा हम ले रहे हैं, तो कॉसिक थीटा होता है साइन थीटा का ठीक उल्टा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटे कर्ण, और कॉसिक थीटा होता है उल्टा, तो क्या हो जाएगा उसमें कॉसिक में कर्ण बटे
लंब। तो कर्ण क्या है, देखो इसमें ये कर्ण है, ये लंब है, तो कर्ण बटे लंब यानी r अपॉन डी बराबर कौशिक 180 माइनस थीटा। तो कौशिक 180 माइनस थीटा बराबर r अपॉन डी। कौशिक 180 माइनस थीटा जो होता है वो कौशिक थीटा ही होता है। कौशिक का 180 माइनस थीटा का मान क्या आता है, कौशिक थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौशिक थीटा बराबर r अपॉन डी, यानी इस जगह हमने एक स्टेप छोड़ दिया है और वो क्या आएगा यहाँ, कौशिक थीटा बराबर r अपॉन डी। इसे अपॉन 1 करो तो r का गुणा 1 में होगा तो r आ जाएगा, और d का गुणा इसमें होगा तो d कौशिक थीटा। इस तरह से आ जाएगा। तो क्या मिला हमें, r बराबर d और कौशिक थीटा। ये समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 से dl और समीकरण नंबर 4 से r का मान समीकरण नंबर 1 में आपको रखना है। तो समीकरण 3 से dl ले लिया, समीकरण 4 से r ले लिया और इसे समीकरण 1 में हमने रखा है। तो dv की जगह dv, 10 की पावर माइनस की जगह 10 की पावर माइनस 7, i की जगह i। अब dl जैसे ही आया तो dl का मान ये लिखना है d कौशिक स्क्वायर थीटा d थीटा, और साइन थीटा की जगह साइन थीटा। अपॉन में क्या था, r स्क्वायर, तो r की जगह क्या लिखना है, d कौशिक थीटा। तो ये d कौशिक थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि r का क्या था, होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, अगली लाइन में आएंगे तो ये d आ गया, कौशिक स्क्वायर थीटा आ गया, ये d थीटा आ गया, साइन थीटा, इसका वर्ग हुआ तो d स्क्वायर, इसका वर्ग हुआ तो कौशिक स्क्वायर थीटा। तो कौशिक स्क्वायर थीटा से कौशिक स्क्वायर थीटा कटेगा, एक d से d स्क्वायर का एक d कट जाएगा, यहाँ बचेगा d। तो 10 की पावर माइनस 7 इंटू आई, तो 10 की पावर माइनस 7 इंटू आई, साइन थीटा d थीटा, साइन थीटा d थीटा अपॉन d। इसे कहा हमने समीकरण नंबर 5। ठीक है। अब जब हमारे पास समीकरण 5 हो जाएगा, हम इसको याद कैसे रखेंगे, पहले वायु सावर्ट के नियम से हम ये निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज की सहायता से हम कौशिक कॉट 180 माइनस थीटा का मान निकाल के यहाँ से हम dl का मान निकालेंगे पहले त्रिभुज से। दूसरी बार इस त्रिभुज का हम इस्तेमाल करेंगे तो r का मान निकालेंगे, dl और r के मान हम समीकरण में रखेंगे तो हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई है। इसके बाद हम देखो क्या करेंगे, अभी हमने एक अल्पांश के कारण निकाला इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे ऐसे इस एक्स वाई तार में बहुत सारे अल्पांश होंगे, असीमित अल्पांश होंगे, सभी के कारण हम निकाल लें और सबका मान हम इसमें लिख दें तो आएगा dv प्लस dv प्लस dv प्लस dv यानी सिग्मा dv। एक तो तरीका है ये। दूसरा, अगर आपको इतनी सारी dv मान नहीं निकालने हैं हर अल्पांश के कारण, तो हम क्या करें, x से लेके y तक ये जो कोण बन रहे हैं θ1 से लेके θ2, क्यों, इनमें अल्पांश बनेगा, इसके अल्पांश के कारण ये रहा मध्य बिंदु, यहाँ मिलाने वाली रेखा ये रही बिंदु P को, और ये वाला कोण हो गया θ1। इसी तरह से ये मध्य बिंदु अल्पांश का, यहाँ से यहाँ तक ये कोण θ2। तो θ1 से लेके θ2 तक है पूरा तार, जिसमें सारे अल्पांश आ जाएंगे dl dl dl। तो हम क्या करें, इस सूत्र का θ1 से लेके θ2 तक कर दें हम समाकलन, या तो हम सबको जोड़ दें या कर दें यहाँ से यहाँ तक इसका समाकलन, तो हमें पता चल जाएगा इस धारावाही चालक तार के कारण बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अब देखो संपूर्ण तार एक्स वाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो हमें क्या करना है, इसका दोनों पक्षों में समाकलन। तो यहाँ करा हमने इंटीग्रेशन, यहाँ भी किया इंटीग्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, समाकलन। कहाँ से कहाँ तक करना है, θ1 से लेके θ2 तक करना है। ठीक है। ये मान पूरा ये लिखा है 10 की पावर माइनस 7 आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी। अचर राशियां थीटा के सापेक्ष है तो आई और डी, और 10 की पावर माइनस 7 क्या है, अचर राशियां हैं, तो अचर राशियां समाकलन के बाहर। dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dv का इंटीग्रेशन b हो जाएगा समाकलन। तो 10 की पावर माइनस 7 आई अपॉन डी, ये तो बाहर आ गया, क्या रह गया, साइन थीटा और डी थीटा। अब हम साइन एक्स डी एक्स, अगर यहाँ लिखा हो समाकलन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन या समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन थीटा का हो गया माइनस कॉस थीटा। तो जब ये माइनस कॉस थीटा आया, यहाँ ऊपर उच्चतम सीमा आ गई θ2 और निम्नतम सीमा क्या आ गई θ1। इसी को हम आगे और सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या किया, वहाँ जो माइनस था उसे हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, कॉस थीटा था, तो एक बार हमने उच्चतम सीमा लिखी थीटा की जगह, तो आ गया कॉस θ2। उच्चतम सीमा क्या थी, θ2 माइनस
फिर निम्नतम सीमा कॉस थीटा 1 और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। इस माइनस का अगर हम अंदर गुणा कर दें तो माइनस का जब हम अंदर गुणा करेंगे तो एक आएगा माइनस का कॉस थीटा 2 और माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा तो कॉस थीटा 1 प्लस का हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पहले प्लस का लिख दिया फिर माइनस का, ये माइनस का अंदर गुणा कर दिया। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 10 की पावर -7 इंटू I/D। ये हमें एक सूत्र प्राप्त हुआ, इसे कहा हमने समीकरण नंबर 6। तो समीकरण नंबर 6 प्राप्त होने के बाद अब हम कुछ ज्यामिति का इस्तेमाल करेंगे और थीटा 1 और थीटा 2 को हम ये जो कोण बन रहे हैं, यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं फाई 1 और फाई 2, इन कोणों के रूप में इस सूत्र को हम प्राप्त करेंगे। देखो हम कैसे प्राप्त करेंगे। हम ये जानते हैं, ज्यामिति हम यहाँ लगा रहे हैं, त्रिभुज ओ डैश एक्स और पी। इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण फाई 1 है और ये वाला कोण थीटा 1 है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जाके क्या हो जाएंगे तीनों 180 डिग्री। तो हमने क्या लिखा, थीटा 1 प्लस फाई 1 बराबर किसके होगा, 90 के। तो फाई 1 प्लस थीटा 1 बराबर 90। तो हमें चाहिए थीटा 1 का मान, तो फाई 1 उधर हो गया, थीटा 1 बराबर 90 माइनस फाई 1। एक ज्यामिति का इस्तेमाल हो गया यहाँ। अब हम देखेंगे फाई 2 के लिए। हम इस त्रिभुज को ध्यान से देखें। इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण फाई 2 है, तो इधर वाला जो कोण होगा इन दोनों को जोड़ दो, 180 में से घटा दो तो ये होगा। इसके बाहर जो थीटा 2 है, बहिष कोण प्रमेय क्या कहती है, किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उस त्रिभुज के तीसरे लेकिन बाहर वाले कोण के बराबर होता है। तो इसे कहते हैं बहिष कोण प्रमेय। तो बहिष कोण प्रमेय से थीटा 2 का मान क्या मिलेगा, 90 और प्लस फाई 2। तो थीटा 2 बराबर मिला 90 प्लस फाई 2। ये जो दो मान आए हैं थीटा 1 और थीटा 2 के, इन दोनों मानों को इस सूत्र में हमें वापस रखना है। तो क्या मिला, समीकरण 6 से 10 की पावर -7 I/D और कॉस थीटा 1 की जगह 90 माइनस फाई 1, माइनस की जगह माइनस कॉस 90 प्लस फाई 2 थीटा 2। कॉस 90 माइनस जो थीटा होता है वो साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस फाई 1 हो गया साइन फाई 1, माइनस की जगह माइनस। कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो कॉस 90 प्लस फाई 2 हो गया माइनस साइन फाई 2। ये माइनस और माइनस हो जाएंगे, यहाँ गुणा में प्लस हो जाएंगे, तो ये साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 10 की पावर -7 I/D। ये आ गया आपका अंतिम मान। इस 10 की पावर -7 को हम u0/4 पाई लिखते हैं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, b बराबर u0/4 पाई I/D और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इस तरह से हम इस सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो हमने ये सूत्र निकाला था परिमित लंबाई के लिए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो आप इस सूत्र में ये ध्यान रखें, इसमें कहीं पर भी दिशा का कोई निर्धारण नहीं है, यानी ये सिर्फ परिमाण है चुंबकीय क्षेत्र का। दिशा ज्ञात करने के लिए हमने आपको जो नियम लिखवाए हैं नोट्स में, आप उसमें से देख सकते हो, उनमें से हम कुछ नियम है जो इसमें बता रहे हैं। एक तो SNOW इसमें लागू नहीं हो पाता है, हर जगह लागू नहीं होता, वो चुंबकीय सुई कहीं रखी हो तो उस तरह से वो लागू होता है। दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। देखो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हम यहाँ लागू करेंगे, कैसे करते हैं। ये हमारे पास दाएं हाथ है, दाएं हाथ को हमने इस तरह से मुड़ना है कि अंगूठा कहाँ रहे, जिस दिशा में वो चालक तार है उधर तो हमने अंगूठे को रखना है। उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी, ध्यान से देखना, ये रहा अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां इस बोर्ड में कहाँ जा रही हैं, इस बिंदु P पर। अगर ये बिंदु P यहाँ होता तो हम ऐसे कहते कि ये अंगूठा ऐसे और उंगलियां अंदर की तरफ जा रही है ऐसे, क्योंकि ऐसे जाके और उंगलियां ऐसे मुड़ रही हैं, यानी उंगली इधर से अंदर प्रवेश करेगी और इधर से ऐसे बाहर निकल जाएगी। ये देखो ऐसे लिखोगे तो ऐसे आएगा अंदर की तरफ, और यहाँ देखोगे तो ये उंगलियां बाहर आ रही हैं, यानी इस वाले बिंदु पर आएगा डॉट और इधर बाहर अगर बिंदु होगा तो आएगा क्रॉस। अब देखो डॉट और क्रॉस का कैसे हम पहचाने कि ये डॉट होगा, अगर ये उंगलियां अंदर की तरफ है, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे आएगा क्रॉस। अंदर की तरफ है तो क्या आएगा क्रॉस, और बाहर की तरफ है तो क्या आएगा डॉट। देखो कैसे क्रॉस और डॉट आया। हम ये जानते हैं कोई भी जो तीर होता है, जो एरो होता है, जो तीर होता है, वो तीर इस तरह का होता है, ठीक है। अब आप कल्पना करो कि ये जो तीर है
अगर इस बोर्ड से सीधा तीर ऐसा बाहर निकल रहा है तो तीर का हमें ये वाला हिस्सा दिखेगा, यानी ये वाला पॉइंट दिखेगा, तो इसका मतलब हमें क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। अगर बोर्ड से तीर कहाँ आ रहा, बाहर। आप कैसे देखोगे, अपनी कॉपी पे देखोगे, कॉपी से तीर बाहर की तरफ आ रहा है तो आपको तीर का ये टिप दिखेगा, यानी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का होगा बाहर की ओर होगा। अगर मान लो बाहर नहीं आ रहा तीर, इसमें प्रवेश कर रहा है, इस बिंदु पर क्या कर रहा, प्रवेश, तो हमें तीर का ये हिस्सा नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, पीछे का हिस्सा, जहां पे क्या बना है, क्रॉस। तो जिस बिंदु पर तीर प्रवेश कर रहा है अंदर की तरफ, वहां हमें क्रॉस होगा, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा तो वो क्रॉस हमें वहां पे नजर आएगा, और बाहर की तरफ है तो वहां पे डॉट नजर आएगा। ये कहलाता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दूसरा, हम धारा की जो दिशा ज्ञात कर सकते हैं वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हथेली का नियम। यानी इस तरह से है कोई, ये तो सीधा तार था, अगर मान लो तार ऐसा है और धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो हम कहें कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, उंगलियों ऐसे मोड़ना है, अंगूठा ये है, तो जो अंगूठे की जो दिशा होगी, अंगूठे की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये दोनों तरह से लागू होता है। अगर ये चालक की दिशा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, अगर ये धारा की दिशा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, अगर ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो ये धारा, यानी दोनों हो गए। वापस बता रहा हूं, अगर हमने उंगलियों को मोड़ा तो अगर ये धारा की दिशा है आई तो ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, देखो ऐसे। इसके ठीक उल्टा, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो ये धारा की दिशा, धारा ऐसे कुंडली के रूप, इसे कहते हैं हम वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हथेली का नियम। अगर धारा की दिशा तुमने पलट दी ऐसे कैसे, आप मान लो ऐसे कर दी तुमने धारा की दिशा, ये इधर से, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पलट जाएगी। अब इसको कैसे लगाओगे, अब धारा ऐसी नहीं है, अब धारा कैसी है, ऐसी है, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। तो अब धारा जब ऐसी आ जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। इसे कहते हैं वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हथेली का नियम। और एक और धारा दिशा ज्ञात करने का नियम है, वो है मैक्सवेल का कॉर्क पैच नियम। अब कॉर्क पैच नियम देखो क्या कहता है, इस बिंदु पर हम क्या करें, एक जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जैसे हम पेचकस कहते हैं, अगर हम पेचकस को इस बिंदु पर ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, तो पेचकस कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब है इस बिंदु पर क्या आएगा, क्रॉस। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की तरफ। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये अंदर की तरफ है, ठीक है। जिस दिशा में हमें इसे घुमाना पड़ रहा है, इसको क्या करना है, इसको धारा की दिशा मान लो, ये बता रहा है धारा की दिशा को, जिधर ये जा रहा है वो तो धारा की दिशा, ठीक है। तो अब धारा कहाँ है, अंदर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इसको घुमाने के लिए हमें उंगलियों को जिधर घुमाना पड़ रहा, हमें उंगलियों को ऐसे घुमाना पड़ रहा, तो ऐसे होगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी इधर से प्रवेश करेगा, इधर से बाहर निकलेगा।